गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 32 है यूपीपीएससी आरओ के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जीएस के प्रश्नों पर। इस टेस्ट सीरीज़ की आप फुल पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट जीएस और हिंदी के। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। और प्लेलिस्ट इस टेस्ट सीरीज़ की बना रखी है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 32 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसका। तो पहला प्रश्न है, यह ज्योग्राफी का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है सीमा रेखा, यह है देश। डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा, मैजिनाट लाइन और रेडक्लिफ रेखा या लाइन, ये इनके सामने है। जिस देश से ये संबंधित है, इनमें से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? देखिए, जो मैकमोहन है इंडिया चाइना के बीच में करेक्ट है ये। वो मैजिनाट लाइन जो है फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। और रेडक्लिफ तो सभी को पता होगा, भारत पाकिस्तान के बीच में है। जो डूरंट लाइन है वो भारत अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। तो पहला वाला इनकरेक्ट है, बाकी तीनों के तीनों करेक्ट है। तो जो डूरंट लाइन है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में नहीं है, बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक सीमा रेखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही है? पहला स्टेटमेंट है, शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है। शिशु मृत्यु दर प्रति 700 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या है। शिशु मृत्यु दर 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है या 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है? देखिए, 1 वर्ष से कम होगा, वहाँ पर गलत है पहला स्टेटमेंट। और प्रति 1000 होना चाहिए। प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या है। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, डी है इसका आंसर। तो कोई भी इनमें सही नहीं है, डी आंसर होगा इसका। शिशु मृत्यु दर 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु है और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या है। इसको पढ़ लीजिएगा नीचे। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेगा सिटी का दर्जा पाने वाला पहला शहर था? मुंबई, पेरिस, न्यूयॉर्क या वॉशिंगटन? मेगा सिटी का दर्जा पाने वाला पहला शहर कौन सा था दुनिया का? न्यूयॉर्क। देखिए, मेगा सिटी शब्द की बात करें तो मेगा सिटी जो है 10 मिलियन से अधिक लोगों की कुल आबादी वाले महानगरीय क्षेत्रों को संदर्भित करता है। 1950 में केवल मेगा सिटी न्यूयॉर्क और टोक्यो थे। 1995 तक यह संख्या बढ़कर 14 हो गई और 2020 तक हो गई 34। एक मेगा सिटी की परिभाषा आमतौर पर एक शहरी आबादी की समूह को संदर्भित करती है, यानी इसमें शहर की स्थापित सीमा के बाहर तत्काल उपनगरों में रहने वाले लोग शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे लंबी सुरंग गोथर्ड वेस्ट टनल कहाँ पर स्थित है? ये स्विट्जरलैंड में। तो दुनिया की सबसे लंबी सुरंग या टनल का नाम क्या है? गोथर्ड वे, स्विट्जरलैंड में स्थित है ये। और गोथर्ड वेस्ट टनल दुनिया की सबसे लंबी और गहरी सुरंग है। यह उत्तर में एस्टफेल्ड के कस्बों और दक्षिण में बोडियो के बीच स्विस आल्प्स के नीचे से निकलती है। और इस सुरंग की जो लंबाई है वो 57 किलोमीटर है और ये गहरी है 2300 मीटर तक। स्विस ट्रैवल सिस्टम के अनुसार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंचने वाली ट्रेनें जो हैं 20 मिनट में यात्रा कर सकती हैं इससे। और सुरंग ने जो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड और इटली के मिलान के बीच की यात्रा के समय को जो है लगभग 1 घंटे तक कम करने में मदद की है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। 1 2 3 4 यानी ABCD। भिलाई इस्पात संयंत्र 1955 भिलाई, भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड 1965 कोरबा, भारत ताप विद्युत संयंत्र यानी NTPC 1978 कोरबा, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड 1987 रांची। एक चीज़ कॉमन है यहाँ ऊपर से 3 तक। छत्तीसगढ़ का भिलाई, छत्तीसगढ़ का कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा में ही राष्ट्रीय ताप विद्युत संयंत्र NTPC 1978 में। तो यहाँ भी छत्तीसगढ़ ही होना चाहिए। झारखंड का रांची क्यों लिखा है? छत्तीसगढ़ का बिलासपुर, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड 1987 बिलासपुर होना चाहिए। ये करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। तो डी सुमेल नहीं है। साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड SECL बिलासपुर में है,
1987 में स्थापित। नंबर 6 पर आ जाइए। भिलाई इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ था? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं इनके और पूछे जाते हैं, ठीक है, बैक टू बैक इनकी पुनरावृत्ति होती रहती है। सोवियत संघ रूस इसका आंसर है, यूएसएसआर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सोवियत संघ रूस। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र भारत का एकमात्र उत्पादक और विश्व स्तरीय भारतीय कोयले का आपूर्ति करता है और भिलाई में स्थित भिलाई इस्पात संयंत्र भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1955 में सोवियत संघ रूस यानी यूएसएसआर की मदद से की गई थी। तो बात यहाँ रूस की हो रही है। तो रूस की जो कैपिटल राजधानी मॉस्को है। क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस विश्व का सबसे बड़ा देश है और प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तीन और राष्ट्रपति यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन किया जाता है, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। दोनों के दोनों सही हैं, दोनों के दोनों गलत हैं। करेक्ट है दोनों के दोनों। तो जैविक कृषि यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग एक उत्पादन प्रणाली है जो कृत्रिम रूप से मिश्रित उर्वरकों, कीटनाशकों, विकास नियामकों, आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवों और पशुधन खाद्य योजकों के उपयोग से बचाती है। जैविक उत्पादन में खाद को खेत में कच्ची खाद या कंपोस्ट खाद के रूप में जो है लगाया जाता है और जैविक कृषि में किसान जो है प्राकृतिक खाद, कंपोस्ट और जैव उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप ROARO की फुल टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं जो चल रही है टेलीग्राम पर। देखिए, जैविक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आनुवांशिक संशोधन किया जाता है और जैविक कृषि का उपयोग उत्पादकता बढ़ाने और स्थायी मिट्टी की उत्पादकता को बनाए रखने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। मिल्पा रोका लद्दांग किसके विभिन्न नाम है? ये मिल्पा रोका लद्दांग चावल की किस्म के, स्थानांतरित कृषि, मक्का की किस्में या फिर वाणिज्यिक अनाज कृषि? बताइए। राइस की वैरायटी है ये, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर है, वैरायटी मेज़ की वैरायटी है या कॉमर्शियल ग्रेन एग्रीकल्चर है, क्या है? यह है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी स्थानांतरित कृषि। ठीक है, जैसे कि झूम है वैसे ही विश्व में ये नाम है। तो स्थानांतरित कृषि के बारे में तो आपको पता ही होगा, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो स्थानांतरित कृषि पद्धति खेती प्रणाली का एक रूप है जिसमें एक क्षेत्र को वनस्पति के लिए साफ किया जाता है और कुछ वर्षों के लिए जो है खेती की जाती है, फिर उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। दुनिया भर के कई क्षेत्रों में स्थानांतरित खेती का अभ्यास किया जाता है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। जैसे भारत के नॉर्थ ईस्ट में इसको झूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, युकाटन ग्वाटेमाला में मिल्पा के नाम से इसको जाना जाता है, ब्राज़ील में रोका के नाम से, पश्चिमी अफ्रीका में लोगान के नाम से, मॉस्को मध्य अमेरिका में मिलिया के नाम से इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, ये स्थानांतरित कृषि के प्रकार हो गए, यानी शिफ्टिंग कल्टीवेशन या एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। AR रहमान एक भारतीय फिल्म संगीतकार, रिकॉर्डिंग निर्माता, गायक और संगीतकार हैं। उन्हें किस वर्ष ग्रैमी पुरस्कार मिला था? ये एक ऐसा प्रश्न है जो रिपीट हो रहा है काफ़ी। रिपीट का मतलब ऐसे नहीं है कि समीक्षा अधिकारी में रिपीट हो रहा है पुराने वर्षों में। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम में जैसे कि रेलवे वगैरह हो गया, SSC MTS में हाल ही में रिपीट हुआ ये। ठीक है, तो याद रख लीजिए इसको, 2010 इसका उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो AR रहमान की बात करें तो AR रहमान एक भारतीय फिल्म संगीतकार हैं, रिकॉर्ड निर्माता हैं, गायक और गीतकार हैं। 2010 में भारत सरकार ने उन्हें भारत के या देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार बोल रहे हैं पद्म भूषण को, तो पहला कौन सा है? पद्म विभूषण। दूसरा कौन सा है? ये तो तीसरा हो गया ना, तो दूसरा कौन सा? पद्म विभूषण। पहला कौन सा? भारत रत्न। देखिए, AR रहमान को 2019 में अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, 2010 में पद्मश्री मिल चुका है और ग्रैमी मिल चुका है 2010 में। ठीक है, और 2010 में ही इनको जो है पद्म विभूषण भी मिल चुका है और ग्रैमी मिला है 2010 में ही।
चलिए 10वां प्रश्न है, डॉक्टर सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया जो विकिरण की किस संवृत्ति से संबंध रखता है? प्रकीर्णन से यानी स्कैटरिंग से, विवर्तन से यानी डिफ्रैक्शन से, और व्यतिकरण से यानी इंटरफेरेंस से, ध्रुवीकरण से यानी पोलराइजेशन से, किससे? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। देखिए 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जो है सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए दिया गया। उनको उनके काम और उनके नाम पर प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11 पर। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न को स्थापित किया गया था कब? 1950, 55, 54, 64। सारी सन अलग अलग ही हैं, ठीक है, कॉमन तो कोई है नहीं, तो इसकी आवश्यकता है नहीं कि आपको दिन याद है या नहीं। इसका आंसर है फिलहाल 1954, ऑप्शन नंबर सी, 2 जनवरी 1954। देखिए भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कोई भी व्यक्ति जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेद के बिना इन पुरस्कारों के लिए पात्र है। और भारत रत्न की स्थापना वर्ष 1954 में की गई थी और यह अनिवार्य नहीं है कि प्रत्येक वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। भारत रत्न से सम्मानित पहले 3 व्यक्तियों का नाम हमेशा याद रखिएगा, सी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सीवी रमन, इन तीनों को पहली बार एक साथ मिला था। और लाल बहादुर शास्त्री वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। और इस बात का कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। इंदिरा गांधी भारत रत्न पाने वाली पहली महिला थी और सचिन तेंदुलकर भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये कुछ बुलेट पॉइंट है भारत रत्न से जुड़े, हमेशा याद रखिएगा इनको। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्च 2022 में 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव में किस सरकारी संगठन को स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया? प्रश्न इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर है स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन, ऑप्शन नंबर ए। तो स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को 7वें इंडिया इंडस्ट्री वाटर कॉन्क्लेव और FICCI के जल पुरस्कारों के 90वें संस्करण में स्पेशल जूरी अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो आभासी रूप से 2 से 3 मार्च 2022 में से आयोजित किया गया था। और स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 12 अगस्त 2011 को एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था और इसने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य किया। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से पहला पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता कौन है? किसको मिला था पहला पद्म विभूषण पुरस्कार? सत्येंद्र नाथ बोस, ऑप्शन नंबर बी। देखिए सत्येंद्र नाथ बोस को पहले पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सी राजगोपालाचारी की बात करें, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करें, सीवी रमन की बात करें, इनको पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इतना क्लियर है आपको? सत्येंद्र नाथ बोस को 1954 में पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। और पद्म विभूषण की बात करें तो भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, जो उन लोगों के लिए है जो जाति, व्यवसाय और पद के भेद के बिना उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं, ठीक है। और पहला कौन सा है? भारत रत्न है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो उन लोगों के लिए है जो जाति, व्यवसाय और पद के भेद के बिना उत्कृष्ट सेवा कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। प्रदर्शन कला में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से कलाकारों को प्रदान किया जाता है? 1952 से। देखिए संगीत नाटक अकादमी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको द नेशनल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, भारत सरकार द्वारा स्थापित कला प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर की अकादमी है ये। और यह भारतीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 31 मई 1952 को स्थापित की गई और अगले वर्ष इसके अध्यक्ष डॉक्टर PV राजमन्नार की नियुक्ति के साथ जो है कार्यात्मक हो गई है। देखिए यह संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान करता है और जो प्रदर्शन करने वाले या अभ्यास करने वाले कलाकारों को दी जाने वाली सर्वोच्च भारतीय मान्यता है, ठीक है।
एक चीज़ याद रखिएगा, संगीत नाटक अकादमी 1953 में शुरू हुई थी, लेकिन 1952 से जो है इसके नाम से पुरस्कार देना शुरू कर दिया गया था। 15 प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक पुरस्कार है इनमें? द्रोणाचार्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ, नेहरू पुरस्कार, आर.डी. बिड़ला पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन नंबर बी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार ने देश के सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार की मान्यता प्राप्त की है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1961 में स्थापित किया गया था और पहला मिला था 1965 में। यह पुरस्कार केवल भारतीय नागरिकों के लिए खुला है, हर साल दिया जाता है ये। इस पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है, एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और विद्या की देवी माँ सरस्वती की कांस्य प्रतिकृति प्रदान की जाती है। और यह सांस्कृतिक संगठन भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रायोजित है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था किसको? जी शंकर कुरुप को। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड ये बुलेट पॉइंट है सारे, हमेशा याद रखिएगा इनको। नंबर 16 पर आ जाइए। पुलित्जर प्राइज निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पत्रकारिता से है ये, सी है इसका आंसर। तो देखिए, पुलित्जर प्राइज जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में समाचार पत्रों, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए एक पुरस्कार है। यह जोसेफ पुलित्जर द्वारा स्थापित किया गया था और जोसेफ पुलित्जर एक प्रभावशाली समाचार पत्र प्रकाशक थे और अब इसे न्यूयॉर्क शहर में कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा प्रशासित किया जाता है। गोविंद बिहारी लाल प्रतिष्ठित पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, पुलित्जर। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। कलिंग पुरस्कार किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? कलिंगा पुरस्कार इज गिवन बाय द विच ऑर्गेनाइजेशन? यूनेस्को, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए यूनेस्को का कलिंग पुरस्कार या सम्मान यूनेस्को का सबसे पुराना पुरस्कार है। 1951 में भारत में कलिंग फाउंडेशन ट्रस्ट के संस्थापक और अध्यक्ष श्री विजयानंद पटनायक के एक दान के बाद जो है बनाया गया था इस पुरस्कार को। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? यह है शहर, यह है मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन टोक्यो जापान में है क्या? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है क्या? विश्व मौसम विज्ञान संगठन स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है क्या? और विश्व खाद्य कार्यक्रम इटली के रोम में है क्या? डी करेक्ट है, सी करेक्ट है, बी करेक्ट है, ए गलत है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन जापान के टोक्यो में नहीं है, बल्कि यूनाइटेड किंगडम के लंदन में है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, इसमें सब याद रखने हैं आपको। सब का मतलब 24 तीर्थकर हुए, तो आपको पहला और दूसरा याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको 22, 23 और 24, ये 5 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 23वें पहले। ठीक है, देखिए पहले थे ऋषभदेव। ठीक है, कुछ लोग महावीर स्वामी को पहले समझ लेते हैं। महावीर स्वामी 24वें थे, यानी अंतिम तीर्थकर थे वो। 23वें थे पार्श्वनाथ। तो ऋषभदेव जो है जैनों के पहले तीर्थकर थे। उनका जन्म अयोध्या में इक्ष्वाकु वंश में राजा नाभि और रानी मरु देवी से हुआ था। और महावीर की बात करें तो अंतिम तीर्थकर थे वो, यानी 24वें। ये तालिका हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जैन तीर्थकर की बात करें तो 24 के 24 आपको याद नहीं रखने हैं। वो 24 में से इंपॉर्टेंट है पहले जैन तीर्थकर, दूसरे 23वें और 24वें, और 22वें को भी याद रखिएगा, यानी शुरू के 2 और अंत के 3। तो पहले हैं ऋषभदेव, दूसरे हैं अजितनाथ, 24 में हो गए महावीर स्वामी, 23वें पार्श्वनाथ और 22वें अरिष्टनेमी। ठीक है, पहले ऋषभदेव हैं। ठीक है,
ऋषभदेव। 24 में है महावीर स्वामी। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित हड़प्पाई स्थलों में से किसमें कब्र के भीतर 2 लोगों के शव पाए गए? यानी एक ही कब्र के भीतर 2 लोगों के शव कहाँ से? ये साक्ष्य कहाँ से मिला? किस हड़प्पाई स्थल से मिला? लोथल से मिला। लोथल कहाँ पर? गुजरात में है। तो हड़प्पा स्थल लोथल से 2 लोगों को एक साथ एक ही कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले थे। लोथल जो है गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के दक्षिणी शहरों में से एक है और कब्र में गाड़ना या दफन करना मृत व्यक्ति या जानवरों को रखने का धार्मिक कार्य है। तो 20 प्रश्न है ये जीएस के पेपर 1 के लिए। 140 प्रश्न आते हैं आरओ की प्रारंभिक परीक्षा में पेपर 1 में, जो पहली मीटिंग में होती है। दूसरी मीटिंग में हिंदी की परीक्षा होती है, उसमें 60 प्रश्न आते हैं। 140 प्रश्न ये 140 अंक के हैं, ये 60 प्रश्न हिंदी के 60 अंक के हैं। इन दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी, यानी जो रिजल्ट आएगा प्रारंभिक परीक्षा का 200 में से आएगा और 100+ ही रहती है मेरिट और 1/3 की माइनस मार्किंग भी है इसमें, जैसे यूपीपीसीएस में। इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा हर दिन। ये टेस्ट की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो डेली, ये जो यूट्यूब पर प्रैक्टिस होती है। ठीक है, इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके।